Hello everyone, this is Anjali Jha and you're watching Anjali's Whiteboard. This video is all about that how one can become company secretary after 12th. तो उसको जानने से पहले जो बेसिक चीज़ें सब स्टूडेंट्स के दिमाग में आती है इस कोर्स को लेकर वो है सैलरी और स्कोप, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ही अनइम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। इनको सोचना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्यों, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी। और जो यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो शायद कोई इससे एग्री करे कोई ना एग्री करे, बट इसको लेकर मैं इन दोनों चीज़ों को लेकर मैं बिल्कुल ही अलग सोचती हूँ। उससे पहले है सिलेबस इम्पॉर्टेंट जो है, वहाँ हम सिलेबस की बात करेंगे। और फिर हमें ये देखना है दैट वेदर ह्यूमैनिटीज एंड साइंस स्टूडेंट्स कैन परस्यू दिस कोर्स और नॉट। तो कॉमर्स स्टूडेंट की बात करें तो वो हमें एक आइडिया रहता है कि कॉमर्स स्टूडेंट तो परस्यू कर सकता है कंपनी सेक्रेटरी, बट आर्ट्स और साइंस वाले कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आता है यस, आपका बस 10+2 पास होना इम्पॉर्टेंट है CA-CET में एडमिशन लेने के लिए। ये अगर आपका है, आपके पास मार्कशीट है या फिर आप अपेयरिंग है, यानी कि इस साल आप 12th क्लास में हैं और आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं CA-CET के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है कि CS कोर्स को करना है या नहीं करना। उससे पहले हमें जानना है कि ये कोर्स है क्या, इसमें हमें काम क्या करना पड़ेगा जब हम CS बन जाएंगे तब। तो कुछ नहीं है, आपको लीगल फ्रेमवर्क यानी किसी भी कंपनी के लीगल और स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा, उन चीज़ों को ध्यान में रख के काम करना होगा। ठीक है, यानी कि किसी भी कंपनी का आपको क्या देखना है, उसके टैक्स रिटर्न्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है, उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। फिर आपको BOD यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस करने का काम दिया जा सकता है। उसके बाद है कि कंपनी अपने सारे कंप्लायंस पूरे कर रही है या नहीं, वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, और प्लीज़ कान खोल के ये चीज़ें सुन लेना कि ये क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है जानना। जैसे कि अगर आपको BCom करना है, मैं यहाँ पे एक शीट ही ले लेती हूँ एक्स्ट्रा। अगर आप BCom में एडमिशन लेते हैं, BCA में एडमिशन लेते हैं, BSc में एडमिशन लेते हैं, BTech में एडमिशन लेते हैं, या किसी भी और कोर्स में एडमिशन लेते हैं जो कि आपका ग्रेजुएशन बेस्ड है, वहाँ पे आप जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ की तरफ भागते हैं। ठीक है, इसी और फिर यूनिवर्सिटीज़ आपको कॉलेजेस देती है आपके मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन जब कोई बच्चा CS की तरफ जाता है तो उसके लिए एक अलग प्रभु हैं जो कि हैं ICSI। तो CS वाले स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं ICSI में, CA वाले कराते हैं ICAI में, जिसको कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इन इंडिया, और ऐसे ही ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। उसके बाद ICMAI है जो कि है CMA के लिए। ठीक है, तो ये बॉडीज हैं जिनमें हमें एडमिशन कराना होता है रिस्पेक्टिव कोर्सेज के लिए। देन वी हैव कि CS को करने के लिए कितने लेवल्स हैं, जैसे कि CA के लिए हैं CPT IPC, उसके बाद है फाइनल। ऐसे ही CS को करने के लिए हमारे पास 3 लेवल हैं, और उन 3 लेवल का नाम है CSEET, जिसका मतलब है कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। CSEET आपको क्यों देना है, ताकि आपका CS एग्जीक्यूटिव में एडमिशन हो। और CS एग्जीक्यूटिव के बाद आपका लास्ट स्टेज बचता है, वो है CS प्रोफेशनल। CS एग्जीक्यूटिव का जो एंट्रेंस है, यानी CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट जो है, वो इससे पहले क्या था, CS फाउंडेशन था, जिसको रिप्लेस करके ले आया गया है CSEET। अब CSEET को हम पहले देख लेते हैं फर्स्ट स्टेज कैसे होता है। CSEET जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, जो 120 मिनट्स का रहेगा। ये जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका, सिंगल डे है, 120 मिनट्स का रहेगा, सिंगल डे एग्जामिनेशन है। 4 सब्जेक्ट्स होंगे इसके। पहला है बिजनेस, कम्युनिकेशन,
जिसकी अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसकी डिटेल्ड वीडियो भी ले आऊँगी सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद है लीगल एप्टीट्यूड। एंड लॉजिकल रीजनिंग। इनके सब्जेक्ट पे मैं वीडियो वैसे ही बना दूंगी। उसके बाद है हमारे पास इकोनॉमिक्स। मैं यहाँ पे इको एंड बिजनेस एनवायरनमेंट लिख रही हूँ। फिर है हमारे पास करंट अफेयर्स यानी सीए, करंट अफेयर्स। जैसे नॉर्मली हर एंट्रेंस एग्जाम होता है वैसे ही यहाँ पे भी एंट्रेंस एग्जाम है। बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद इको, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पे भी पूछा जा रहा है। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बाद है आपके पास वाइवा होगा आपका 15 मिनट्स का। जिसमें आपसे आपका प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स चेक किया जाएगा। प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके बाद हमारे पास आता है एलिजिबिलिटी। तो कौन एलिजिबल है CSET में एडमिशन लेने के लिए? पहला जो बता चुकी हूँ मैं, 10+2 आइदर पास्ट और अपीयरिंग। फिर सेकंड आता है ग्रेजुएट। जो कोई भी ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी वो क्या है, उनको CSET से एग्जाम्शन है, यानी कि उनको ये एग्ज़ाम नहीं देना है। उनका सीधा ही डायरेक्ट एंट्री, जो आपने नाम सुना होगा डायरेक्ट एंट्री, उनकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी CS एग्जीक्यूटिव में। तो ये डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबल हैं और इनको कोई एक्स्ट्रा फीस भी नहीं देनी, विदाउट एनी फी, विदाउट एनी एक्स्ट्रा फी। मतलब एडमिशन फीस तो देनी है बट एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी इसकी कोई। अच्छा एक मिनट, ये जो ग्रेजुएशन वाला मामला था ये CS फाउंडेशन में था, EET में नहीं। इनको भी CS एग्जीक्यूटिव देना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे मैं CS फाउंडेशन को दिमाग में लेकर चल रही थी। CSET इनको भी देना पड़ेगा जो पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन में है। तो चाहे आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपको CSET देना है। इसके बाद है एग्जेम्प्ट कौन है ये CSET के एग्जाम से। तो एग्जाम्शन है ऐसी कैंडिडेट जिनका CS फाउंडेशन प्रोग्राम पास आउट है, ये CS फाउंडेशन अगर उनका क्लियर हो रखा है, या फिर उन्होंने CA फाइनल, उनका CA फाइनल क्लियर है यानी पास है, CA फाइनल पास, या फिर CMA फाइनल पास। और इनके लिए क्या, उनकी एक एक्स्ट्रा फीस होगी। फीस है वैसे 9000 एडमिशन फीस, उस पर इनको 5000 प्लस देना पड़ेगा एग्जाम्शन को लेकर। और CS फाउंडेशन, इन पे कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं है, विदाउट एक्स्ट्रा फीस, विदाउट एनी एग्जाम्शन फीस कह लें इसे हम। इन पे कोई एग्जाम्शन फीस नहीं है। लेकिन CMA फाइनल और CA फाइनल वालों के ऊपर ये एग्जाम्शन फीस है, वो 5000 की है। ठीक है। इसके बाद ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस वगैरह मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूंगी, और मार्क्स वेटेज वगैरह क्या रहेगा पासिंग
CSET के लिए उसके ऊपर मैं CSET के ऊपर डिटेल्ड वीडियो ले आऊँगी। फिर हम आ जाते हैं अपने एग्जीक्यूटिव पे। अगर आपका CS एग्जीक्यूटिव, यानी कि अगर आप, जो हमने देखा था कि अगर आपने CSET एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, या फिर आप CS फाउंडेशन पास हो, या आप CA फाइनल पास हो, या फिर आप CMA फाइनल पास हो, तो आप CS एग्जीक्यूटिव के लिए एलिजिबल हो। अब इसमें CS एग्जीक्यूटिव दो तरीके की सांसें ले रहा है इस वक्त। एक है ओल्ड, जो उसकी अंतिम सांसें हैं, और फिर है न्यू, जो चल रही हैं। ठीक है, जिसने 2 या 3 साल पहले ही जन्म लिया है। तो अब अगर आप एडमिशन लोगे तो आप न्यू सिलेबस में ही आओगे, आप ओल्ड सिलेबस में वैसे भी नहीं जाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओल्ड सिलेबस का कवर ही नहीं कर रही, मैं यहाँ पे न्यू सिलेबस का टॉपिक कवर कर रही हूँ। न्यू सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो न्यू सिलेबस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। CS एग्जीक्यूटिव 2 मॉड्यूल्स में। पहला है मॉड्यूल 1, दूसरा है मॉड्यूल 2। और एक बात, जब आप CSET क्लियर कर लेते हो और CS एग्जीक्यूटिव में आपका एडमिशन होता है, तो मान लो कि एडमिशन मेरा हुआ है आज फरवरी में। आज अगर मैंने एडमिशन लिया है 1 फरवरी 2021, तो मुझे यहाँ से 8 मंथ्स बाद ही मैं एग्ज़ाम दे सकती हूँ। यानी कि मुझे 8 मंथ्स बाद ही मैं एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकती हूँ और एग्ज़ाम दे सकती हूँ। यानी 8 मंथ्स का मुझे प्रिपरेशन का टाइम मिलता है। उसके बाद तो आपकी वैसे भी मर्जी है कि आपको कब देना है, पर एटलीस्ट आपका 8 मंथ कंप्लीट होना चाहिए, 8 मंथ का गैप होना चाहिए आपकी एग्जाम्स में, तभी आप एलिजिबल हो एग्जामिनेशन फीस भरने के लिए। खैर, यहाँ पे हमें देखना है मॉड्यूल्स में सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। तो मॉड्यूल 1 के सब्जेक्ट हैं, पहला JIGL, जिनकी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। JIGL का फुल फॉर्म है ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। इसके बाद है कंपनी लॉ। थर्ड वन इज SBEC, जिसकी फुल फॉर्म है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। देन फोर्थ वन इज टैक्स लॉज। अच्छा, टैक्स लॉज में 2 तरीके के टैक्सेशन आएंगे, डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्स आपका 50 मार्क्स का रहेगा, इनडायरेक्ट टैक्स में आपका GST है और कस्टम है। GST आपका 45 मार्क्स का है और कस्टम आपका 5 मार्क्स का रहेगा। बाकियों की भी वेटेज हम कवर कर लेंगे, जैसे कंपनी लॉ में भी पार्टीशन है, SBEC में भी पार्टीशन है, JIGL में पार्टीशन अभी नहीं है, तो हम उनकी भी, मतलब JIGL तो आपको पूरा 100 मार्क्स का लगा लो। कंपनी लॉ में किस तरीके से पार्टीशन है वो हम डिटेल्ड वीडियो में देख लेंगे, और SBEC का भी। इसके बाद मॉड्यूल 2 में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। पहला है CMA, जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये हमारा 5th पेपर है। 6th पेपर आपका होगा सिक्योरिटीज लॉ, यानी कि सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट। इसके बाद हमारा 8th होगा EBCL, जिसका मतलब है इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ। फिर हमारा 8th आएगा F&SM, यानी फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हमारे 8 पेपर हो गए। इनको इनकी प्रिपरेशन की वीडियो जाननी है, क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, उस पर भी वीडियो आई जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है CS प्रोफेशनल। इसमें हमारे 3 मॉड्यूल्स हैं। इनके भी सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। पहला पेपर जो है मॉड्यूल 1, अच्छा, मॉड्यूल्स हैं हमारे 3, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 1 के का फर्स्ट पेपर जो है वो है गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस एंड एथिक्स। पूरा पूरा लिख देती हूँ मैं फिर। कंप्लायंसेस एंड एथिक्स,
फिर सेकंड है एडवांस टेक्स, एडवांस टेक्स क्लॉज। थर्ड है ड्राफ्टिंग, रीडिंग एंड अपीयरेंसेस। मॉड्यूल 2 में 3 पेपर हैं। फिर हमारे पास है मॉड्यूल 2 का फोर्थ होगा सेक्रेटरियल ऑडिट। आई एम नॉट राइटिंग होल नेम ऑफ द सब्जेक्ट, यहाँ पे मैं या तो डिस्क्रिप्शन में मैं PDF डाल दूंगी सब्जेक्ट वाइज जो है। यहाँ पे मैं आइडिया दे देती हूँ कि सब्जेक्ट्स क्या क्या है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम है सब्जेक्ट्स के। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्टिंग, इंसॉल्वेंसी। आधी वीडियो तो मेरी सब्जेक्ट्स की पूरे नाम लिखने में ही चली जाएगी, तो यहाँ पे मैं हाफ ऑफ में ही लिख लेती हूँ। उसके बाद मॉड्यूल 3, यहाँ पे 6 सब्जेक्ट रहेंगे ना। 6th पेपर होगा रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। फिर 6th पेपर के बाद है 7th कॉर्पोरेट फंडिंग, एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज है, वो मैं ऐसे मुंह से ही बोल रही हूँ। फिर यहाँ पे आएगा केस स्टडीज रिगार्डिंग, ये ओपन बुक होगा OBE। उसके बाद है 9th जो है इलेक्टिव पेपर होंगे, उसमें आपको इलेक्टिव पेपर यहाँ पे मैं बता देती हूँ। 8 पेपर्स आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे, आपको उसमें से कोई एक पेपर सिलेक्ट करना है। आउट ऑफ 8 papers you will have to choose only one. Choose one. अब वो 8 पेपर्स कैसे रहेंगे? 9.1 बैंकिंग, लॉ एंड प्रैक्टिस, फिर इंश्योरेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड राइट्स, उसके बाद है फॉरेंसिक ऑडिट, फिर है DT लॉ यानी डायरेक्ट टैक्सेशन लॉ एंड प्रैक्टिस, लेबर लॉज एंड प्रैक्टिस। उसके बाद है वैल्यूशन एंड बिजनेस मॉडलिंग, वैल्यूशन। ये आपके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 वैल्यूएशन, एंड बिजनेस मॉडलिंग। और फिर 8th है इंसॉल्वेंसी। ये भी लॉ एंड प्रैक्टिस का है, और ये भी जो होगा वो भी OBE यानी ओपन बुक एग्जामिनेशन रहेगा इसका भी। फिर आते हैं हम एलिजिबिलिटी पे, कि वैसे एलिजिबिलिटी हमने डिस्कस कर ली है कि आपको CA CET में एंट्रेंस के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है। 10+2 इधर पास्ट और अपीयरिंग, मतलब पास तो होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं अपीयर ही करते रह जाओ।
अपियरिंग, मतलब अगर आप अभी अपियरिंग हो तो आप एडमिशन करा सकते हो अपना CSEET में, कहने का मतलब ये है। बट CS एग्जीक्यूटिव में जाने के लिए आपका 10+2 पास होना ज़रूरी है, और एग्ज़ाम देने के लिए भी आपका 10+2 पास होना ज़रूरी है, यानी कि 12th पास होना ज़रूरी है। क्या कोई स्ट्रीम मैटर करती है? एनी स्ट्रीम। क्या ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होना आपका कोई फ़ायदा है? नो। आपको फिर भी CSET देना होगा। पहले फाउंडेशन के टाइम पे था कि अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप एंट्रेंस से एग्जाम्प्ट हो यानी कि फाउंडेशन से एग्जाम्प्ट हो। क्या अगर आप CS फाउंडेशन पास हो फिर भी आपको CSET देना पड़ेगा? आंसर इज नो। आप CSET नहीं दोगे, आप एग्जेम्प्टेड हो। और क्या आप पे कोई फीस चार्ज होगी? एक्स्ट्रा एडिशनल फीस? नो, कोई एडिशनल फीस नहीं है अगर आप CS फाउंडेशन पास हो। पर फिर वहीं पे अगर आपने CS फाइनल दिया है, अरे यार CS फाइनल को देगा तो क्यों CS एग्जीक्यूटिव करेगा? हाँ, अगर आपने CA फाइनल कर लिया है, CA फाइनल पास और CM में फाइनल पास, ये जो है एग्जम्प्टेड तो हैं, बट ये डायरेक्ट CS एग्जीक्यूटिव में एडमिशन ले सकते हैं, बट विद 5K एग्जम्पशन फीस। ओके, फिर हमारे पास एडमिशन फीस क्या है CS एग्जीक्यूटिव की, देख लेते हैं। CS एग्जीक्यूटिव, CSEET, CS एग्जीक्यूटिव का एडमिशन फीस देखते हैं यहाँ पे। तो वो है, आपको CSEET में रजिस्ट्रेशन कराने का देना होगा 2000। फिर उसमें आपकी एजुकेशन फीस इंक्लूड होगी। अगर आप CSEET एंट्रेंस देकर आते हो तो आपका 2000 है, और उसमें आपकी एजुकेशनल फीस इंक्लूड होगी 6500। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा, और भी कुछ एक्स्ट्रा फीस आ जाती हैं। लगा लो आप यहाँ पे 1000 रुपीज़ जो होगा वो प्री एग्जामिनेशन फीस होगा। उसके बाद आपका 600 आपका 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम का होगा, और 500 आपका होगा CS सब्सक्रिप्शन, 1 साल की होती है। उन सबको मिला के अगर आप CSEET देकर आते हो तो आपका 10,600 है CS एग्जीक्यूटिव में एडमिशन का। फिर अगर आप, वही बताया आपको, ICAI के थ्रू यानी कि CA फाइनल करके आते हो तो उसी में आपका क्या हो जाएगा, 5000 और ऐड हो जाएगा। तो इसी में आपका क्या प्लस हो जाएगा, 5000 एग्जाम्पशन फीस। अगर आप ICMI के थ्रू आते हो फाइनल पास करके तो भी सेम रहेगा। ठीक है, तो यानी कि टोटल फीस क्या हो जाएगी यहाँ की, 15,600। आई होप दिस इज क्लियर टू। इसके बाद हमें देख लेना है प्रोफेशनल की फीस। तो प्रोफेशनल की फीस क्या रहेगी? एजुकेशन फीस है 12,000, और फिर प्री एग्जामिनेशन टेस्ट फी होगा 1000, तो हो गया 13,000। फिर एग्जामिनेशन फीस जो रहता है जब आप एग्जीक्यूटिव देते हैं, जब आप CS एग्जीक्यूटिव देते हो
तो आपकी एग्जामिनेशन फीस होती है 1200 पर अपीयरेंस, यानी पर अटेम्प्ट। और ये एक ग्रुप की फीस है, यानी 1 मॉड्यूल की 1200। अगर आप एक मॉड्यूल दे रहे हैं तो आपका 1200 चार्ज होगा। अगर आप फिर 2 मॉड्यूल देंगे तो साथ में 2 मॉड्यूल, यानी 1+1 की बात, दोनों की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे आपका 2400 हो जाएगा। ठीक है। और यही सेम फीस क्या है आपकी प्रोफेशनल के लिए भी है, यानी CS प्रोफेशनल के लिए भी आपकी यही फीस है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्कोप और सैलरी, जिसके ऊपर मुझे बात करनी थी। तो देखो, अगर मैं गूगल के हिसाब से बात करूं, जो गूगल के थ्रू देखते हैं कि भाई स्कोप क्या क्या है, तो स्कोप उनके अकॉर्डिंग तो कि आप कंपनी रजिस्ट्रार बन सकते हो, लीगल एडवाइज़र बन सकते हो, कंपनी रजिस्ट्रार, या फिर कॉरपोरेट प्लानर बन सकते हो आप। उसके बाद आप सबसे बड़ी बात कि आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो किसी भी कंपनी के। उसके बाद आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर बन सकते हो किसी भी अच्छी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर। लीगल एडवाइज़र, ये तो हो गया गूगल के अकॉर्डिंग कि आपका स्कोप क्या है एज अ कंपनी सेक्रेटरी। पर जहाँ तक मैंने देखा है, अगर आप इन सब से हट के बात करते हो कि आपको जॉब नहीं करनी है, आपको अपना बॉस खुद का बनना है, तो एक तो है प्रैक्टिस CS। ठीक है। उसके बाद जहाँ पे आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन, ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट और टैक्स रिटर्न्स, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कम एज अ प्रैक्टिस कंपनी सेक्रेटरी। दूसरा आता है जिसके लिए टीचिंग, यानी कि जितनी भी कोचिंग्स हैं या जिनसे हम पढ़ रहे हैं वो भी कंपनी सेक्रेटरी हैं या फिर CA हैं या CMA हैं। ठीक है, वो हमें पढ़ा रहे हैं, तो वो भी तो इसी प्रोफेशन से निकले हैं, यही इन्होंने पढ़ाई की है और फिर उन्होंने ये पढ़ के हमें पढ़ाना स्टार्ट किया है। ठीक है, और बहुत ही कमाल का पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप CS कर लेते हैं तो उसके बाद आपका क्या स्कोप और हो जाता है, वो है टीचिंग, जिसमें आई थिंक बहुत सी लड़कियां भी इंटरेस्टेड होंगी, बहुत से लड़के भी इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप अपनी नॉलेज को हमेशा बढ़ाते हो। अभी आपकी नॉलेज कभी भी कम नहीं होती, उल्टा आप हर दिन कुछ नया सीखते हो सिखाते सिखाते। ठीक है। तो टीचिंग एक अच्छा स्कोप कंपनी सेक्रेटरी करने के बाद रहता है। मेरे हिसाब से मुझे तो सबसे बेटर यही लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपका ना सीखने की उम्र कभी खत्म होती है और ना सिखाने की। ऐसा प्रैक्टिस में भी है, पर फिर वो 9 to 5 भी हो जाता है। टीचिंग ये है कि यहाँ पे आप अपने हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे टाइम आपको थोड़ा, यहाँ पे आपको थोड़ा ऑनेस्टी के साथ लेकर चलना होगा। यहाँ पे आपको पूरी ऑनेस्टी की ज़रूरत है। यहाँ पे डेडिकेशन बहुत ज़्यादा नीडेड है, क्योंकि आप किसी को पढ़ाने वाले हो और उसका फ्यूचर आपकी डेडिकेशन और आपकी ऑनेस्टी पे डिपेंड करता है। और हार्ड वर्क यहाँ पे भी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। ठीक है, क्योंकि नोट्स प्रिपेयर कराना, नोट्स, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें, इसकी सारी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी और लेनी भी चाहिए। ठीक है। किस टॉपिक को आप कितनी इजीली कवर करा सकते हो, कितनी इजीली समझा सकते हो, वो आपका टैलेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद टीचिंग भी बहुत अच्छा प्रोफेशन रहता है। इसके बाद हम आ जाते हैं सैलरी। मैंने सैलरी और स्कोप, इन दोनों को कभी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी किसी भी करियर को। जब आफ्टर 12th जब मुझे डिसाइड करना था कि मुझे किस
करियर को चूज करना है, किस पाथ पे चलना है, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे क्या सैलरी मिलेगी या मुझे क्या स्कोप होगा। क्योंकि आप अगर देखोगे कि सैलरी और स्कोप देखकर अगर आप किसी भी प्रोफेशन को चूज करते हो और उतना आपको नहीं मिलता है, तो आपको क्या लगता है कि वो प्रोफेशन खराब है। पर ऐसा नहीं होता। अब जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल कोई एमबीबीएस है, पर क्या हर एमबीबीएस उतना कमा रहा है जितना कोई एक बहुत ही अच्छा, या फिर जितना कोई एक एम्स का डॉक्टर कमा रहा है, क्या हर एमबीबीएस उतना ही कमा रहा है। तो यहाँ पे जो होता है, चीजें हर इंडिविजुअल को लेकर चेंज हो जाती है कि कौन किस तरीके से अपने प्रोफेशन को निभा रहा है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तब उसकी सैलरी और उसकी रेपुटेशन चेंज होती है। तो ऐसा नहीं है कि सीएस कर लो तो फिर आपको बहुत सैलरी। मैंने सुना है, गूगल से ही देखा है, मेरे को किसी ने ऐसे बताया नहीं है, 2 to 3 लाख स्टार्टिंग में होती है। और अगर आप कहीं पे बाद में प्रोफेशनल के बाद ट्रेनिंग भी करते हो तो वहाँ पे 25,000, मतलब प्रोफेशनल के बाद अगर आप जॉब करते हो तो आई थिंक 25 to 30,000 आपकी स्टार्टिंग की सैलरी होती है। बट इसको कभी मैंने ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, इसलिए जो चीज़ की नॉलेज मुझे खुद ही नहीं है तो मैं वो कैसे किसी को गारंटेड बता दूँ कि भाई इतनी होती है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को जानने की कोशिश ही नहीं की। मुझे ऐसा लगता है कि अगर 70,000 या 72K to 1 लाख अगर आपको कमाना है, तो उसके लिए पर्सनालिटी, नॉलेज, डेडिकेशन, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। तो आई थिंक आई एम क्लियर विद माई वर्ड्स कि सैलरी और स्कोप का किसी कोर्स से कोई लेना देना है, बट हम डेप्थ में उसका लेना देना नहीं कह सकते। उसका रिलेशन हम किसी कोर्स से नहीं कह सकते कि अगर आप किसी कोर्स को चूज कर रहे हैं, उसकी सैलरी और स्कोप तो देखना चाहिए चलो, बट अगर आप सैलरी देख के किसी कोर्स को चूज कर रहे हैं और सब्जेक्ट देखकर और इंटरेस्ट देखकर नहीं चूज कर रहे, तो फिर आप गलत चले जाओगे और फिर वहां पे आप बाद में पछताओगे और शायद आपको ड्रॉप आउट करना पड़ेगा या फिर वहीं से डीमोटिवेशन स्टार्ट होती है। तो आप सैलरी को इतना इम्पोर्टेंस ना देखकर आप ये चीजें देखिए कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, क्या उनमें आपका इंटरेस्ट है, और ये जो कोर्स टाइम आपसे मांगता है, क्या आप उतना टाइम दे सकते हो या नहीं। दैट्स इट फॉर टुडे। अब इसके बाद इस वीडियो में कोई भी डाउट किसी को रहेगा तो फिर वो कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है। इसके बाद जो वीडियो सीएस को लेकर आने वाली है कि सीएस के बारे में, वो होगी सीएस ईईटी को लेकर। सीएस ईईटी के सब्जेक्ट और पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है सीएस ईईटी को क्लियर करने का, फिर सीएस एग्जीक्यूटिव को क्लियर करने का क्या आपका वेटेज रहता है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी। सो टिल देन, होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो सच में बहुत पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर करिए, ताकि जिसको भी इसकी ज़रूरत है, अच्छा इस वीडियो की ज़रूरत, और इस वीडियो को शेयर किसके साथ करें, जिनका अभी ट्वेल्थ अपियरिंग है। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वैसे तो कोई मिनिमम मिनिमम तो आपको क्या होना चाहिए, 17 क्रॉस होना चाहिए, आपका 17+ होना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम कोई एज लिमिट यहाँ पे है नहीं, इस कोर्स को करने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट कोई नहीं है। पर जो ट्वेल्थ अपियरिंग है, अगर आप उसे ये वीडियो दिखाते हैं और उसको ये क्लैरिटी मिल जाती है कि अगर उसको ये कोर्स करना है, इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में, तो वो अभी एडमिशन ले लेगा, तो उसका 21 to 22 आई थिंक सेटल वो हो जाते हैं। अब मुझे इस कोर्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी तो एडमिशन ही लेट हुआ। एडमिशन लेट होने की वजह से क्या होता है, आपका सेटलमेंट जो आपका करियर वाइज सेटल हो जाना होता है वो थोड़ा लेट हो जाता है। तो जो ट्वेल्थ अपियरिंग है, वो अगर अभी से ही जान ले, जैसे हमें कहा जाता था कि पहले ट्वेल्थ कर लो उसके बाद डिसाइड करना करना क्या है, पर नहीं, ये गलत है। आपको ट्वेल्थ करते करते ही आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको किस फील्ड में जाना है, और आपको अपने पास 2-3 ऑप्शंस रखने चाहिए, क्योंकि आजकल हर कोर्स में जाने के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो आपको कुछ कुछ कोर्सेज को अपने ऑप्शंस में रखना चाहिए, ताकि आप, अगर आप उनमें से किसी एक में भी हो जाते हो, दो में भी हो जाते हो, तो आपको चूज करने में आसानी होगी आपको किस में जाना है। और आपको ट्वेल्थ करने का वेट, या फिर ट्वेल्थ के रिजल्ट के बाद मुझे डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है, वो वाली गलती बिल्कुल मत करना। ट्वेल्थ करते करते ही डिसाइड कर लो, सबको पता चल जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एटलीस्ट आप 5-6 ऑप्शंस तो रख ही सकते हो, उसके बाद आप
किस में एडमिशन लेना है वो आप बाद में डिसाइड करो। तो आप ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर जिनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है सीएस के बारे में और जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और सोच रहे हैं कि आगे कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या फिर प्रोफेशनल डिग्री के लिए, प्रोफेशनल कोर्स के लिए उनकी इच्छा है, तो फिर आप उनको भी ये दिखा सकते हो। सो टिल देन, हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट। अगर ये वीडियो सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग।